स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। आज हम इस क्लास में चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे। ठीक है कि चुनाव क्या होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं, चुनाव जरूरी क्यों है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं हमें क्या नोट करना है और क्या डिस्कस करना है। ठीक है, जो भी पॉइंट है मैं उन्हें नोट कराऊंगा। और क्या है कि चुनाव क्यों, ठीक है, चुनाव क्यों जरूरी क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो पहला पॉइंट है हमारा वह है न्याय युद्ध। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, न्याय युद्ध। कि न्याय युद्ध क्या है, यह न्याय युद्ध नामक आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है, या किसके खिलाफ हुआ था। तो हम 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। ठीक है, 1982 में एक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब उसके जो विपक्षी नेता थे वो चौधरी देवीलाल थे। उसके विपक्षी नेता चौधरी देवीलाल थे। तो चौधरी देवीलाल ने ही न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि न्याय युद्ध नामक आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था, तो जो कांग्रेस पार्टी थी इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ था न्याय युद्ध नामक आंदोलन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। फिर चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल ने ही एक लोकदल नामक पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो आप दो चीजें यहाँ पे समझ गए हैं कि न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व चौधरी देवीलाल ने किया। किसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और चौधरी देवीलाल ने ही अपनी एक लोकदल नामक पार्टी का गठन भी किया। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, तो ये पॉइंट 1 आप लिख लीजिए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट कि चुनावों की जरूरत क्यों है। ठीक है, क्या बिना चुनाव के देश नहीं चल सकता? क्या कोई फैसला लेना है तो क्या चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लिया जा सकता है? देश के सभी लोग क्या फैसला नहीं कर सकते मिलजुल कर? तो इन सब चीज़ों पे हम इसमें बताया गया है। ठीक है, कि चुनाव की ज़रूरत आखिर क्यों है भाई, तो हम इस चीज़ को जानेंगे। तो इसमें बताया गया है कि अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। ठीक है, अगर किसी देश के सारे लोग साथ बैठे और साथ मिलकर किसी फैसले को लेने के लिए चर्चा करें और कोई फैसला लें, तो अगर लोग उस चीज पे साथ बैठ कर कोई फैसला ले रहे हैं तब फिर चुनाव की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि यह संभव नहीं होता, किसी भी बड़े समुदाय के लिए संभव नहीं होता है। क्योंकि अगर जैसे आप भारत देश को ले लो, अगर यहाँ पे लोग एक साथ मिलकर फैसले लेंगे, एक साथ बैठेंगे, तो क्या संभव है किसी चीज़ पे सही फैसला हो जाए? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी सोच है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। ठीक है, तो इस तरह फिर कोई निष्पक्ष फैसला नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ना ही सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में, इस राजनीतिक चीज़ों के बारे में ज्ञान है, ना ही सबको समय है। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को इसके बारे में ज्ञान हो, हर किसी को समय है। ठीक है, तो इसीलिए चुनाव कराया जाता है। ठीक है, चुनाव कराने का यही मेन कारण है। ठीक है, इसलिए चुनाव कराया जाता है। और चुनाव के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से, चुनाव की जो प्रणाली है, चुनाव करा के जो प्रतिनिधि चुनते हैं उन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। ठीक है, इसलिए चुनाव कराया जाता है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हाँ क्या है इसमें पॉइंट, आप ये समझ गए होंगे कि चुनाव क्यों कराया जाता है। तो यही सब कारण, क्योंकि संभव नहीं है कि हाँ सभी लोग एक साथ मिलकर किसी फैसले को लें, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों की सोच है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो विभिन्न प्रकार से सोचेंगे। तो ठीक है, इसलिए चुनाव कराया जाता है। चुनाव कराने से क्या होता है कि चुनाव जब करा देते हैं तो उसमें जो प्रतिनिधि सत्ता में आता है तो उसके माध्यम से हम लोग या जनता शासन करती है। ठीक है, अपने विचारों को, अपने मुद्दों को उससे कहती है, उस प्रतिनिधि को बताती है, तो वो प्रतिनिधि उस पे उसके लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चुनाव होता है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोग अपना शासन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ से पॉइंट 2 ये। ठीक है, आप हेडिंग डालना है तो डाल लीजिएगा कि चुनाव की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप इसको नोट करते चलिएगा। अब इसी का जो आप और पॉइंट लिख सकते हैं कि चुनाव क्यों कराया जाता है, तो यहाँ पे 3 कारण और बताए गए हैं कि वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चुनाव कराया जाता है। ठीक है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, जो उनके हित के बारे में सोचे, जो उनके लिए कानून बनाए, तो वो उनको चुन सकते हैं। तो ऐसा कब होगा, जब चुनाव होगा तब तो चुना जाएगा। तो चुनाव के माध्यम से वे अपने कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, इसलिए चुनाव कराया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है,
चुनाव के माध्यम से बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, ठीक है। तो जनता क्या करती है, जनता उन बहुत सी पार्टियों में से वो पार्टी का चुनाव कर सकती है जो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने का चुनाव करती हैं, ठीक है। तो उन लोगों को ये चुन सकती है जनता, इसलिए चुनाव कराया जाता है। और वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए चुनाव कराया जाता है। तो ये चीजें आप इसमें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि चुनाव क्या है, ठीक है, चुनाव क्या होता है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि चुनाव क्या होता है। तो ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। नियमित अंतराल का मतलब क्या है, एक नियमित अंतराल पर चुनाव होना चाहिए, ठीक है। जैसे भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होता है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, तो एक नियमित अंतराल है, ठीक है। इस नियमित अंतराल पर भारत में चुनाव करा दिया जाता है। तो नियमित अंतराल का ये मतलब है। ऐसा तो होता नहीं कि अ, 1 साल 5 साल बाद हुआ, चलो ठीक है, फिर दोबारा चुनाव हो रहा तो 4 साल बाद ही हो गया, 5 साल बाद ही हो गया, फिर 6 साल बाद हो गया, ऐसा तो है नहीं। एक नियमित अंतराल पर होता है, ठीक है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। और अगर जनता की इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, ठीक है। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चुनाव क्या है तो आप बहुत अच्छे से ये डिफिनेशन बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एकदम अच्छे से समझते हुए चलिए और इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। ये पॉइंट तीसरा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए चुनाव क्या है तो आप बढ़िया से इसको बता दें कि ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है, ठीक है, जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे, ठीक है। जैसे अभी इस बार किसी पार्टी को या किसी प्रतिनिधि को चुना, ठीक है, वह जनता के लिए अच्छा नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अगले चुनाव में एक नियमित अंतराल पे चुनाव हो, हर 5 साल बाद जैसे भारत में होता है, तो फिर वो अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि को बदल सकें, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बताई गई हैं, तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं चुनाव। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, ठीक है। किस आधार पे हम चुनाव को लोकतांत्रिक मानेंगे कि हाँ ये जो चुनाव हुआ है ये लोकतांत्रिक चुनाव है, किस आधार पर मानेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताया गया। तो इसके लिए पहला आधार क्या है, पहला पॉइंट है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे कि चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो भी वहाँ व्यक्ति है उसको, जो 18+, ठीक है, भारत में क्या है 18+ के लोग मत कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हर किसी को मताधिकार हो, ठीक है, जो 18+ है उसको मत देने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो, ठीक है। जो भी 18+ है उसको अधिकार होना चाहिए वोट डालने का और सभी लोगों के जो वोटों का मोल है वो समान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के वोट का जो है एक वोट डालेगा तो 4 के बराबर है या फिर कोई वोट डाल रहा 5 के बराबर, ऐसा नहीं है। हर किसी के वोट का जो मोल है वो एक समान होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। विकल्प उपलब्ध का क्या मतलब है कि जो चुनाव प्रक्रिया, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कई पार्टियां हों, ठीक है, जिससे जनता उसमें जिसको चाहे उसको चुन सके। विकल्प उपलब्ध का यही मतलब है कि कई पार्टियां हों जिसमें वो अपने लिए चुनाव में जो विकल्प उपलब्ध है उसमें से किसी को चुन सके। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, जैसा कि अभी हमने पॉइंट 1 में देखा, ठीक है। और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, ठीक है, एक नियमित अंतराल पर और कुछ वर्षों में। नियमित अंतराल मतलब कि जैसे भारत में हर 5 साल बाद ये नियमित अंतराल हो गया, ठीक है। और कुछ वर्षों में, ऐसा नहीं कि आप एक नियमित अंतराल बना दो 15 साल के लिए, आप नियमित अंतराल बना दो 10 साल के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ वर्षों के लिए नियमित अंतराल, ठीक है, जैसे भारत में 5 साल के लिए होता है। तो अगला पॉइंट क्या है, चौथा, कि लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, ठीक है। जनता जिसे चुने चुनाव उसी का होना चाहिए। ये चीज़ें भी कवर हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सारी चीज़ें पॉइंट करके नोट करते हुए चलिएगा। अब पॉइंट 5 क्या है, चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो चुनाव की जो चुनाव होते हैं उनको क्या निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से कराने चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जिसे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें, ठीक है। मतलब कि जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराइए ताकि जो जनता है उसमें से अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव करे, ठीक है, ना कि किसी भी पार्टी के दबाव पे चुनाव करना, ठीक, वो अपनी इच्छा से चुनाव कर सके। इसलिए चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने चाहिए। तो ये सारी पॉइंटें
कवर हो गई होंगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इन सभी को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए जो ये पॉइंट बता रहे हैं हम, ये एग्ज़ाम में अगर आप लिख देंगे ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही, कहीं कोई कमी है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे इसमें बताया गया क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है? तो प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या होता है? दो राजनीतिक जो दल हैं, उनके बीच में जो लड़ाई मतभेद होते हैं, उसी को प्रतिद्वंदिता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रतिद्वंदिता है, इसके लाभ भी होते हैं और इसके हानि भी होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रतिद्वंदिता के जो नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो हम इसके नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पहला नुकसान है, इससे हर बस्ती, हर घर में बँटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि हर बस्ती और हर घर में बँटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे आप एक घर में कई सदस्य रह रहे हैं, ठीक है? वहीं पे जो सदस्य हैं वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, कोई उसी घर का सब दूसरी पार्टी का वोट देगा। तो आप देखते होंगे कि वही में उन्हीं एक ही घर में सदस्यों में मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बस्ती की बात की गई, तो आप समझ सकते हैं कि बस्तियों में कैसे मतभेद पलता रहता है इन सब चीज़ों के लेकर। ठीक है, आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी और पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नुकसान है प्रतिद्वंदिता के। ठीक है, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये पॉइंट करके इसमें प्रतिद्वंदिता में हेडिंग डाल के ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रतिद्वंदिता का पहला पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है यहाँ का, इसको नोट करिएगा कि विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ठीक, तो ये एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं, ये क्या है? ये प्रतिद्वंदिता के कारण हो रहा है। ठीक है, प्रतिद्वंदिता है दो दलों के बीच में, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, चुनाव में प्रतिद्वंदिता होने के कारण ये एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके नुकसान है, तो ये दूसरा पॉइंट इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ रही होंगी कि जो पार्टियां होती हैं, वो किसी भी हाल में बस जीतना चाहती हैं। उसके लिए वो चाहे कुछ भी करें, वो तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब इसका एक और नुकसान होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जो समाज और देश की सेवा करने वाले लोग होते हैं, जो इस चाह में चुनाव में आना चाहते हैं कि हम देश और समाज की सेवा करें, तो वो लोग भी नहीं आ पाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वही पॉइंट दिया गया, पॉइंट तीसरा है, इसको नोट करिएगा कि समाज और देश की सेवा करने की जो चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। ठीक है, क्योंकि चुनावी मुकाबले में क्या है? प्रतिद्वंदिता है, यहाँ पे आरोप लगता है एक दूसरे का। अगर आप मान लीजिए कोई सिविल सेवा में जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो सिविल सर्विस में वो है, अगर वो चुनाव लड़ेगा तो क्या उसको भी तो आरोप लगेगा, उस पर भी लोग उंगली उठाएंगे, विपक्ष की जो पार्टी होगी उस पर भी आरोप लगाएगी। तो वो जिंदगी भर अच्छे अच्छे काम किया उसने, समाज की जो सेवा की, देश की सेवा की, ठीक, उसने पुण्य कमाए, चीजें उसने देश के लिए किया, तो वो उस पार्टी में जाएगा? अगर वो जाएगा तो उस पर भी आरोप लगेंगे। तो इसी कारण से अच्छे लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, वो चुनावी राजनीति की जो प्रणाली है, चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो ये प्रतिद्वंदिता के मुख्य कारण है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि जितना चीज़ें हम बता रहे हैं और लिखा रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही होंगी चीज़ें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो तब भी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे इसमें देखते हैं कि ठीक है, अब इसमें हमने इसके नुकसान देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके फायदे भी होते हैं। ठीक है, इसके लाभ भी होते हैं, प्रतिद्वंदिता के लाभ भी होते हैं। तो क्या क्या लाभ है, हम लाभ के बारे में भी देख लेते हैं। आप नोट करके लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा प्रतिद्वंदिता के लाभ, जैसा कि आप नुकसान में उसकी जो हानियां हैं उसमें जो हेडिंग डाली, उसी प्रकार से लाभ में हेडिंग डालिए। कि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको ये अच्छे से पता होता है, ठीक है, कि लोगों की जो इच्छा है, हम उनके अनुसार मुद्दों को उठाएंगे तो हमारी उनके प्रति लोकप्रियता बढ़ेगी और हम अगले चुनाव में हम जीतने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा उसमें।
अब ये किस कारण से संभव है? ये प्रतिद्वंद्विता के कारण संभव है, ठीक है। क्योंकि अगर ये जैसे कि लोगों के मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो प्रतिद्वंद्विता होने के कारण जो विपक्ष की पार्टी है वो उस पर आरोप लगाएगी, ठीक है। तो अगर वो जनता के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे तो विपक्ष की पार्टी आरोप लगाती रहेगी। तो ये प्रतिद्वंद्विता के कारण वो जनता के जो है मुद्दों को उठाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से लाभ में .1 करके इसको लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। ये इतना। अब इसको एग्जाम्पल में समझाने के लिए बताया गया है कि कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है, ठीक है। ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अगर आप अपने आसपास देखिएगा, अगर आप गांव से हैं, अगर आप शहर से हैं, अगर आप कहीं से भी हैं, अपने आसपास देखिएगा। हम गांव को लेते हैं, अगर गांव में हैं और अपने आसपास जो दुकानें हैं आप देखिएगा, अगर किसी दुकानदार के पास आप जाइएगा कोई सामान लेने तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, ठीक है। अगर वो नहीं बात करता है बहुत अच्छे से तो आप क्या करेंगे? आप दूसरी दुकान पे सामान ले लेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताया गया है, कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, ठीक है, लेकिन उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा, ठीक ठीक है। अब हम देखते हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, ठीक है। चुनाव की प्रणाली क्या है तो इसको हम देखेंगे भाई चुनाव की प्रणाली क्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया है हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, ठीक है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और जब जब ये कार्यकाल समाप्त होता है तब क्या होती है, लोकसभाएं और जो विधानसभाएं होती हैं वो भंग हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से समझिएगा कि जब लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, लेकिन जब 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है ना, तो लोकसभा और विधानसभा जो है भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग चुनाव होते हैं, ठीक है। इससे क्या, इसे आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से पॉइंट लिख लीजिएगा, वरना ये सारी चीजें तो आजकल सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख लीजिएगा। नहीं, आप ये जरूर समझिए कि आम चुनाव क्या है, आम चुनाव किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा आम चुनाव के बारे में कि एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अब हम देखेंगे उपचुनाव किसे कहते हैं, ठीक है। हम उपचुनाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, ठीक है। वह किस स्थिति में एक क्षेत्र में चुनाव होता है, जब किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ स्थान होता है, ठीक है। तब जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक सरल भाषा में आपको बताएं कि अगर आप ये समझिए कि जिस भी क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है, अगर वह उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है, उस प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई है तो सिर्फ उसी क्षेत्र में चुनाव होगा जिस क्षेत्र का वह प्रतिनिधि था, ठीक है। सिर्फ उसी क्षेत्र में होगा, ना कि पूरे भारत में नहीं कराया जाएगा, सिर्फ उसी क्षेत्र में होगा, पूरे देश में चुनाव नहीं कराया जाता है, सिर्फ उसी क्षेत्र में कराया जाएगा जिस क्षेत्र का वह प्रतिनिधि था। तो ऐसे चुनाव को क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट करिएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आम चुनाव क्या है, आम चुनाव किसे कहते हैं, तो आप बढ़िया से पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वहीं पे अगर उपचुनाव पूछा जाए कि उपचुनाव किसे कहते हैं तो आप ये लिख दिएगा, ठीक है, कि जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ स्थान होता है, ठीक है, तब जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं, ठीक। तो ऐसा चुनाव क्या होता है, जो ऐसा चुनाव सिर्फ एक क्षेत्र में होता है, ठीक है, जिस क्षेत्र में जो प्रतिनिधि की मृत्यु हुई सिर्फ उसी क्षेत्र में चुनाव कराया जाता है, ठीक। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं चुनाव क्षेत्र क्या है, ठीक है। चुनाव क्षेत्र, तो हम चुनाव क्षेत्र के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा कि चुनाव क्षेत्र क्या है। इस चुनाव क्षेत्र के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और हर एक पॉइंट को नोट पे करते चलेंगे जैसा कि अभी नोट करते आए हैं। तो थोड़ा इसके जो बारे में पढ़ते हैं कि अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, ठीक है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो ये चीज आप समझ रहे हैं ना। ये जो चुनाव क्षेत्र है आप हेडिंग डाल लीजिए चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यहाँ से पहला पॉइंट यहाँ से लिखिएगा
कि चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ तक नोट करिएगा। फिर आगे, एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जो लोकसभा का चुनाव होता है उस चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, संसद सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा चुनाव के लिए जो जो चुनाव होते हैं, जो उसमें 543 निर्वाचन क्षेत्रों में वो बांटा गया है ना, वहां से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको संसद सदस्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आप चीजें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें नोट करिएगा। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जो लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता भी है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषता है क्या है कि हर वोट का जो बराबर मूल्य होगा। ठीक है, तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा विशेषता। ठीक है, अब आगे बताया गया कि इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, जो लोकसभा का जो चुनाव के लिए जो 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है वह केंद्र का चुनाव होता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ जो राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का चुनाव होता है। जो विधानसभा है, पहले नंबर का क्या था? लोकसभा, दूसरे नंबर का विधानसभा। ठीक है, तो इसको बांटा गया है। फिर इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। ठीक, अभी हमने ऊपर देखा था, जो उन सीटों से जो निर्वाचित लोग थे उन्हें संसद कहते थे, और इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी कवर हो गई हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक, और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, तो कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये चुनाव क्षेत्र में देख लिए हैं आप इसके चुनाव क्षेत्र के बारे में कि पहले पहले इसमें क्या बताया गया है। पहला ये है कि जो लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, चुनाव क्षेत्र का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ जाना। फिर हमने दूसरा जाना कि प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, जहाँ जहाँ से विधायक चुने जाते हैं। फिर हमने देखा कि प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांटा गया है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, और प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ठीक है, जो पंचायत होता है वहां से क्या होता है? नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें जो कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को इस सीट का क्या मतलब है। समझ रहे होंगे कि सीट क्या है, कि निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है। इस सीट का मतलब ये होता है कि अगर लोक दल ने हरियाणा की 60 सीटें जीती तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 60 निर्वाचन क्षेत्रों से लोकदल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा में पहुंचे। ठीक है, कहने का मतलब जो 60 सीटें हैं आप इनको 60 सीटें कह लीजिए, या फिर इनमें जो चुन के आए हुए लोग हैं वो भी तो 60 ही हैं, क्योंकि एक जो प्रतिनिधि होता है एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आप इसे क्या सीट भी कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में हम देखेंगे कि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझते हुए चलिएगा। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है खुले जो चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभाओं में पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन जो होते हैं, शिक्षा और संपर्क उनके पास हो ही नहीं, और संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। ठीक है, क्या सोचा? विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए और कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, आरक्षित कर दी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहां से नोट कर लीजिएगा, यहां से नोट करिएगा। इसमें पॉइंट 1 इसको नोट करिएगा कि व्यवस्था सोची। ठीक है,
अब आगे देखते हैं, यहाँ से इसका जो सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो ये चीजें होगी। आप ये सब पॉइंट करके मत नोट करिए, इसको तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बस यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो ये पॉइंट आप खुद ही लिख देंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस ये पॉइंट आप नोट करिएगा। अब आगे देखते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये, जैसे भी मान लो किसी भी राज्य में 80 सीट है, चलो ठीक है, हमने मान लिया 80 सीट है, जिसमें से 20 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, और 60 सीट, तो इस 60 सीट में चुनाव करके कोई भी प्रतिनिधि आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो 20 सीटें हैं, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, बस। इसमें से कोई जाके वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सीट जो है आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं आपको ये कहाँ से नोट करना है। यहाँ से, इसमें जो पहला पॉइंट जो आपने लिखा है उसमें ये सब पॉइंट करके लिखना। ठीक है, ये सब पॉइंट करके यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में, ठीक है, जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय होते हैं निकायों में, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं। ठीक है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा सब पॉइंट करके। पहले पॉइंट का मैंने पहला सा पॉइंट लिखा दिया। ठीक है, पहले पॉइंट का ये मैंने पहला सा पॉइंट लिखा है। अब पहले पॉइंट का ये दूसरा सब पॉइंट है। ठीक है, इसको भी यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं मतदाता सूची के बारे में। ठीक है, मतदाता सूची क्या है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतदाता सूची के बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक चीज आपको और बता दें कि मतदाता सूची को जो आम बोलचाल में वोटर लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और जो मतदाता सूची को आधिकारिक रूप में क्या कहते हैं, ये जो मतदाता सूची है ये आधिकारिक रूप है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मतदाता सूची को जो वोटर लिस्ट है या मतदाता सूची को आधिकारिक रूप में क्या कहते हैं, तो ये मतदाता सूची आधिकारिक रूप में ही है। ठीक है, क्योंकि आधिकारिक रूप में ही वोटर लिस्ट को मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये आधिकारिक रूप है, जो मतदाता सूची है क्या है, आधिकारिक रूप है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं पॉइंट। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसमें कि मतदाता सूची के बारे में कि लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि जो चुनाव में मतदान की योग्यता रखने, योग्यता क्या है, तो अपने भारत देश में 18+ है। ठीक है, जो व्यक्ति 18+ का होता है उसका नाम इस सूची में दर्ज हो जाता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है। ठीक है, और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने ऊपर बताया कि आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं, जो सूची तैयार की जाती है जिसमें सभी उन सभी लोगों का नाम दर्ज होता है जो मतदान करते हैं। ठीक है, जो 18+ हो जाते हैं और मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उनका नाम इसमें दर्ज होता है। तो इस सूची को आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं, मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, और आम बोलचाल में क्या कहते हैं, आम बोलचाल में वोटर लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट 1 यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं सार्वभौम वयस्क क्या है। ठीक है, सार्वभौम वयस्क क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो व्यवहार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक मत का समान मोल होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो 18+ है, ठीक है, तो उसको मत देने का अधिकार है। ठीक है, उसे मत देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जो वो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति का जो वोट होता है, जो मत होता है, उसका समान मोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि
एक व्यक्ति का जो है मोल की इसकी जो मत की कीमत, वोट की कीमत ज़्यादा है, दूसरा जो व्यक्ति है उसकी वोट की कीमत कम है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समान मोल होना चाहिए, चाहे वो वोट भारत का राष्ट्रपति कर रहा हो, चाहे वो भारत का एक नॉर्मल सा नागरिक हो, ठीक है? लेकिन वोट की जो मोल है वो समान होनी चाहिए, ठीक? फिर आगे है, जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है? कहने का मतलब जब तक कोई ठोस कारण ना हो कि एकदम बहुत ठोस कारण, तब तक किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा वोट डालने से, ठीक है? मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, मत देने से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो बहुत बिखट, अब मतलब कहने के लिए यहाँ पे जो बताया गया है, जब तक कोई ठोस कारण ना हो, तो ठोस कारण का मतलब ये है कि जैसे कोई आतंकवादी हो, ठीक है? कोई आतंकवादी अपराधी के प्रवृत्ति का हो, तो ऐसे लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा सकता है, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? वही पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सार्वभौम वयस्क का क्या मतलब होता है या क्या अर्थ है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट करके लिखते चलिएगा, ठीक है? आप ऊपर से पॉइंट देख के आइएगा कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है? मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से पॉइंट लगा लीजिएगा, ठीक है? तो ये पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहाँ तक, ठीक है? और उसके आगे लिख लीजिएगा इसी पॉइंट का सब पॉइंट लिख लीजिएगा। जब तक ठोस कारण ना हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक? देखिए ये चीज़ें आप पॉइंट से लिखिएगा, जैसा जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। अगर ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और इनको पढ़ लीजिएगा, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? फिर आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड बुक में क्या होगा, आप वहाँ बहुत शॉर्ट में नोट्स बना पाएँगे, बहुत शॉर्ट में, ठीक है? लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को ही शॉर्ट में कर देंगे, बहुत ही शॉर्ट में कर देंगे, तो एनसीईआरटी से वो क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है? फिर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ने जाएँगे, तो वहाँ पर भी तो समझ में नहीं आएगा कोई चीज़। तो इसलिए यहाँ जो छोटे-छोटे पॉइंट और सरल भाषा में दिए गए हैं, इन चीज़ों को बढ़िया पॉइंट्स और सब पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगे ना आपको, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक जब पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड बुक में आप 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएँगी आपको, ठीक? तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ें सभी लोग जानते हैं। आप लोग तो बहुत अच्छे से चीज़ें जान रहे होंगे, ठीक है? 18 प्लस के जो नागरिक होते हैं, उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है? ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। फिर नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, ठीक है? कहने का मतलब किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वोट डालने से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसे मत देने का अधिकार होता है, ठीक है? आप जात और धर्म, लिंग के आधार पर ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि आप उसे मत देने से रोकेंगे, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी बढ़िया से पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। मतदाता सूची में जैसे मतदाता सूची पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये जब सारे पॉइंट आप ऐड कर दीजिएगा ना, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे उस चीज़ के, ठीक? तो ये छोटे-छोटे पॉइंट करके आप इनको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और जो पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो, जैसे ये चीज़ें आपको पता है 18 वर्ष और उससे पहले ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ, ठीक है? तो इसको क्या करिएगा, लिखिएगा लेकिन बहुत शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि आप बस इसको समझ जाएँ, ठीक है? तो ये चीज़ें करते हुए चलिएगा। जो भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, उस पॉइंट में आपको जो भी पॉइंट अच्छे से आ रहा है, आपको पता है, तो उस पॉइंट को क्या करिएगा, लिखिएगा ज़रूर लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखिएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी जात और धर्म लिंग के आधार पर, ठीक है? फिर आगे क्या है कि अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, ठीक है? जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था, कुछ लोगों के लिए जो है बहुत ठोस कारण हो जो वोट नहीं डाल सकते हैं, तो हमने बताया था जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसे लोगों को वंचित किया जा सकता है, ठीक है? तो वहीं यहाँ बताया गया कि अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थिति में ही होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है? अगर चुनाव हो रहा है, आप देखते होंगे कि अगर आप अपने ग्राम सभा में देखते होंगे कि चुनाव के समय चुनाव होता है, तो क्या वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं? अपराधी प्रवृत्ति जो बहुत बड़ा अपराधी होता है, क्या उसको वोट डालने का अधिकार होता है? नहीं होता है। और जो जिसका अब दिमागी असंतुलन का मतलब क्या होता है? जो खुद से दिमाग उनका काम ही नहीं कर रहा हो, सही गलत का वो निर्णय नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो जब वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। भाई वो किसको वोट डालेंगे? बताइए? उनको तो बस जो भी दल के लोग, जो भी पार्टी के लोग होंगे ले जाएँगे और वोट डला देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वंचित ही कर दिया जाता है वोट डालने से, ठीक? ये चीज़ें आप देखते आए होंगे, ठीक है? और ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे।
अब आगे देखते हैं कि बताया गया है कि सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो मतदाता सूची में मतदाताओं का जो नाम होता है मतदाता सूची में, इसकी जो व्यवस्था है वो कौन करती है? सरकार की जिम्मेदारी है करने की। तो ये चीज़ आप समझते चलिएगा। आप मतदाता सूची के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मतदाता सूची में जो मतदाताओं का नाम होता है, इस चीज़ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक है, हम देखते और सुनते तो चले आए हैं मतदाता सूची, लेकिन उसके बारे में भी डिटेल से जानते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझते हुए चलिएगा। सारी चीज़ें आप जान जाएंगे। चुनावी राजनीति जो चैप्टर ये है, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ जाएंगे आप चुनाव के बारे में। ठीक है, फिर आगे बताया गया है, चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल बाद चुनाव होता है, ठीक है, अगर ये चुनाव हुआ, ठीक है, मान लीजिए 2024 में चुनाव हुआ, ठीक है, तो 5 साल बाद 29 में आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। ठीक है, यहाँ पे तो अगर इस चुनाव में 24 में जो 16 साल का रहा होगा, जो 17 साल का रहा होगा, जो 15 साल का रहा होगा, जो 14 साल का रहा होगा, तो वह नागरिक जो है इस चुनाव में 29 के चुनाव में कंप्लीट हो जाएगा, 18 प्लस हो जाएगा वो, तो चुनाव देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसको अधिकार है 18 प्लस, जो भी नागरिक उसको अधिकार है वोट देने का। तो फिर ये क्या होता है, इस जो सूची होती है फिर 2029 तक जब चुनाव होता है तो क्या होता है, मतदाता सूची को सुधारा जाता है। ठीक है, इसमें इन सभी लोगों का नाम जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, तब ये इसमें वोट देते हैं। और ऐसा भी होता है कि 2024 में कुछ लोग जो शहर चले गए, कुछ लोग शहर से आए हुए हैं, कुछ लोग की मृत्यु हो गई, तो वही चीज़ यहाँ होता है। जो शहर चले गए उनका नाम कट होता है, जो शहर से आए हुए हैं उनको नाम ऐड होता है, जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम कट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं सुधारा जाता है, इसीलिए हर 5 साल बाद चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर आगे है, जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने आपको बताया। ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, आप ये पॉइंट यहाँ से ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ से ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, आप इसका सब पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका सब पॉइंट यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बताया गया है कि हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमने ऊपर देख लिया। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है। ठीक है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल पाए। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ भी लिखाने लायक नहीं है, कोई इसमें ऐसा पॉइंट नहीं जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, जो लिखने वाला पॉइंट है वही लिखाएंगे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ। बस इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, याद रखिएगा कि जो कार्ड जो बनाया गया है, ठीक है, जो कार्ड बनाया गया है सरकार के द्वारा, मतदाता की जब वोट डालने जाइए उस पहचान पत्र को लेके जाइएगा। ठीक है, ये अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। ठीक है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जब आप वोट देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि मतदाता जो जाते हैं वोट देने, वो राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इस दोनों पहचान पत्र को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपका पहले से ही क्लियर है, इसको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आगे देखते हैं कि उम्मीदवारों का नामांकन। ठीक है, उम्मीदवारों का नामांकन। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि वोट देने के लिए 18 प्लस एज होती है। ठीक है, लेकिन उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष होती है, मिनिमम 25 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। ठीक, कहने का मतलब जो व्यक्ति वोट देने वाला है, मतदाता मतलब वोट देता है, वह उम्मीदवार भी बन सकता है, मतलब कि चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वोट डालने के लिए कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब सिर्फ वोट डालना है तो वह 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन जब उसको उम्मीदवार बनना है, चुनाव लड़ना है, तो उसको न्यूनतम
आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप चीज़ इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, उम्मीदवार का जो नामांकन है इसमें पॉइंट ये लिख लीजिएगा, पॉइंट 1। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं इसमें कि उम्मीदवार बनने में भी, ठीक, जैसे चुनाव चुनाव लड़ने में भी कुछ लोगों अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए रोक था, वैसे चुनाव में भी है, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए भी। तो उम्मीदवार बनने के लिए भी अपराधियों वगैरह पर रोक है। जैसे चुनाव में वोट देने, जैसे कोई भी प्रतिनिधि या कोई पार्टी को आप चुनाव दे रहे हैं, ठीक, उम्मीदवार कोई है, उसको आप चुनाव में वोट देने का अधिकार है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत ही गंभीर स्थिति में मतलब उन पे एक पाबंदी थी कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, आतंकवादी थे, उन लोगों को वोट डालने से वंचित किया जा सकता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि उम्मीदवार बनने के लिए भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन पर पाबंदी है, ठीक है। वो लोग उम्मीदवार नहीं बन सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वही चीज़ में बताया गया है कि लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने बताया था कि वो चुनाव डालने के लिए वहाँ भी बहुत ठोस कारण होना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई कि पाबंदी जो है बहुत ही कम मामलों में लागू होती है, ठीक है। हालाँकि चुनाव की प्रणाली में तो गुंडे डाकू ही बसे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। चुनाव में मेरा मानना है चुनाव लड़ने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको साम दंड भेद हर चीज़ नहीं आएगा, आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि जो पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, टिकट। पार्टी के जो मनोनयन होते हैं, उनको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? टिकट कहते हैं, टिकट, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर आगे इसमें बताया गया है कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक जो होते हैं, हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, ठीक है। हर एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। तो उस पत्र में क्या लिखना पड़ता है, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। और नामांकन पत्र भरने के साथ-साथ कुछ रकम जमा करनी पड़ती है, ठीक है? ज़मानत के तौर पर कुछ रकम जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है, ठीक है? तो इस जो पत्र होता है, इसमें क्या भरना पड़ता है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आप ये यहाँ से पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें हम देख लेते हैं, जो ये पत्र है, इसमें क्या-क्या भरना पड़ता है, ठीक है? अपने ही बारे में सारी डिटेल देनी होती है, ठीक है? ये चीज़ें आप समझिएगा कि अपने बारे में सारी डिटेल देनी होती है, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर अपराधी मामले, ठीक है? इसके बारे में आपको उसमें लिखना होता है कि हाँ, आपके खिलाफ कोई मामला तो नहीं चल रहा है, ठीक है? आपराधिक मामला, आपराधी प्रवृत्ति, आपराधी छवि के लोग तो नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसमें साफ-साफ लिखना पड़ता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है सार्वजनिक करना पड़ता है, जो सारी सूचना आप देंगे उस पत्र में सार्वजनिक होता है, ठीक है? इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की जो संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा है, उसको भी इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है? ये भी चीज़ उसमें लिखना और बताना पड़ता है, मतलब आप उसमें लिखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है? फिर उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, ठीक है? आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, वो भी उसमें लिखना है। फिर इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ठीक है? ये जो सूचनाएँ हैं, इनको क्या करना है, सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं, तो आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। फिर इसमें छोटा-सा इसमें बताया गया है कि उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के बारे में, जो उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या होती है, ठीक है? इस बारे में बात की गई है। तो जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है? ठीक है? तो ये चीज़ आप भी कभी-कभी सोचते होंगे कि जब भी किसी भी नौकरी के लिए तैयारी करो तो कितना पढ़ना होता है, उसमें शैक्षिक योग्यता लेते हैं, चीज़ें दिन-रात एक करके पढ़ाई करनी होती है, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ चुनाव के लिए जो विधायक या सांसद होते हैं, ये महत्वपूर्ण जो पद होते हैं चुनाव में जो सांसद और विधायक के, इनके लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत नहीं है, क्यों? तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि सभी तरह के काम सिर्फ़ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। ठीक है? ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज़ लेते हैं। ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है?
इसकी जो पॉइंट है आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आपको आगे बताते हैं कि आगे चुनावी अभियान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले ये जो थोड़ी प्रणाली विशेषता और जो सिद्धांत है इसका जो है मिलान कर लेते हैं, ठीक है, कि भारत की चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएं और कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, इनके सही जोड़े बनाएं, ठीक है। इनके सही जोड़े क्या है आप बताइएगा, इसके सही जोड़े जो है आप कमेंट करके बताइएगा। तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत में 4 चीजें दी गई हैं, 4 सिद्धांत हैं और प्रणाली की जो विशेषता है वो भी 4 है। तो इसका क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। जो प्रणाली है इसका जो है सही सही मिलान करना है, सही, इसका जोड़ा भाव सही जोड़ा। जैसे सार्वभौम वयस्क मताधिकार, तो ये क्या है, 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी को मत देने का अधिकार है, ठीक है। तो ये पहले का क्या है, दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये चीजें आप समझ लीजिएगा, अभी मैंने आपको इसका अर्थ और मतलब बताया था, ठीक है। तो सार्वभौम जो वयस्क मताधिकार है इसका मतलब क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, ये 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार है और सभी लोगों का जो वोट है उसका एक समान मोल है, ठीक है। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, इसकी विशेषता क्या है कि कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ठीक है। अभी इसके बारे में ऊपर पढ़ के आए हैं, ये क्या है, कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, तो इसका क्या होगा, इसका दूसरे का क्या होगा, चौथा होगा, ठीक है। ये चीजें आप समझ रहे हैं, इस पॉइंट को भी हमने ऊपर पढ़ा है, इस पॉइंट को भी हमने ऊपर पढ़ा। अब ये खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता, मैंने इस भी पॉइंट को ऊपर आपको बताया है। तो इसका जो खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता है इसको कमेंट करके आप बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि इसका जो है सही विशेषता क्या है, ठीक है। एक मत एक मोल, ठीक, इसकी क्या विशेषता है, एक मत एक मोल का मतलब हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, ठीक है। तो लास्ट का क्या होगा, पहला होगा। और तीसरे का क्या होगा, सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदता की विशेषता है कि सभी को पार्टी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी है, ठीक है। तो ये तीसरे का क्या हो गया, तीसरे का तीसरा, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं चुनाव अभियान, ठीक है। चुनाव अभियान, अब हम चुनाव अभियान के बारे में जानेंगे कि चुनाव अभियान, तो इसमें देखते हैं कि चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। आप साथ में एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो आप पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ते हुए चलिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आप सारी चीजें तो इसमें दिखा ही रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे चुनाव अभियान के बारे में कि हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं कि हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा होने से और मतदान की जो तारीख है उसके बीच का जो समय मिलता है, जो 2 सप्ताह का समय होता है, ठीक है, उस समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। वो जो समय होता है वो चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी भाषाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आप जानते हैं, ये चीजें आप देखते हुए आए हैं, तो आप ये पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक नोट करिएगा कि इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं, ठीक है। अब आगे बताया गया, पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो हम चुनाव अभियान में देखते हैं, पहला पॉइंट ये कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। तो ये चीजें नोट करते हुए आप चलिएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें नोट कर लीजिएगा पहला पॉइंट। अगर आपसे कोई कहे कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट, 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया, तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, कौन सा नारा? लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। फिर आगे जो अगला पॉइंट है, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया। तो ये अगर आपसे कोई बच्चे पूछे जमीन जोतने वाले को का नारा किसने दिया, तो आप बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया, तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, और अच्छे से इसको याद करिएगा। ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है सारा चीज, ठीक है। ये चीजें अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, ठीक है। अब आप ये चीज भी समझिएगा, आप वहां पे लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के लिखिएगा कि चुनाव के कानूनों के अनुसार, जो चुनाव के जो कानून होते हैं ये चुनाव अभियान के अंतर्गत आता है। तो इस पॉइंट को भी साथ में लिखते चलिए कि चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिएगा कि चुनाव के दौरान चुनावी कानून, ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिखिएगा, ठीक है। आप लिखिए कि चुनाव के कानूनों के अनुसार, ठीक है, कानूनों के अनुसार पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसमें कौन से काम है? पहला काम ये है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से याद करना। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकते, आप घूस नहीं दे सकते, धमकी दे नहीं सकते। कहने का मतलब आप धमकी देके आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप वोट के लिए धमकी देंगे, आप वोट डलाने के लिए उसको घूस देंगे, ठीक, ये सारे काम आप नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ठीक है, आप जाति और धर्म के नाम पर वोट भी नहीं मांग सकते हो। तीसरा है चुनाव अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना, ठीक है, आप जब चुनाव में सरकारी संस्था का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कोई सरकार प्रेजेंट में है, ठीक है, अब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, चुनाव हो रहा है, तो वह जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार से जो सरकारी संसाधन, जो सरकारी अधिकारी, मतलब सरकारी संसाधन, किसी भी प्रकार का सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए कि लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है। ये भी रोक है, इससे ज्यादा खर्चा करना नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप चुनाव के दौरान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता, ठीक है। तो ये चीज को आप अच्छे से लिखिएगा, आचार संहिता को, ठीक है, आचार संहिता को अच्छे से लिखिएगा, हेडिंग डाल के आचार संहिता को, कि हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। आचार संहिता का मतलब है भैया, इस चीज को समझते हुए चलिएगा। आचार संहिता पूछा जाता है एग्जाम में, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। तो आचार संहिता को स्वीकार किया है, तो आचार संहिता में क्या क्या है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं करना है, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं करना है। ये सब क्या है? ये सब आचार संहिता में मेंशन है। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। इन सारी चीजों पे रोक है, और ये सारी चीजें किसमें हैं? आचार संहिता में, ठीक है, आचार संहिता में। ये चीजें आप समझिएगा अच्छे से, और ये पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बताया गया मतदान और मतगणना, ठीक है। मतदान और मतगणना क्या है? ये चुनाव का आखिरी चरण होता है, ठीक है, ये चुनाव का
आखिरी चरण होता है जब आप सभी लोग जाते हैं मतदान करने, ठीक है, वोट डालने। तो चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है, ठीक है। ये जो दिन होता है जिस दिन मतदान किया जाता है, इसको आमतौर पर क्या है, इस दिन को आमतौर पर क्या कहते हैं, चुनाव का दिन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव का दिन किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि यह जो मतदाताओं द्वारा वोट देना होता है, कि चुनाव का आखिरी चरण है और मतदाताओं द्वारा वोट देना है, इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है, ठीक है। तो आमतौर पर चुनाव का दिन किसे कहते हैं, जिस दिन चुनाव में वोट देना होता है, ठीक है, उस दिन को क्या कहते हैं, चुनाव का दिन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ठीक है। तो हम चुनाव में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियां की सूचना होती है। तो किस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है, देखते हैं। पहली गड़बड़ी क्या होती है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की गड़बड़ी दिखती है। दूसरा क्या है, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की गड़बड़ी दिखती है। तीसरा क्या, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च किया जाता है, ठीक है, ये भी गड़बड़ी दिखती है। ठीक है, मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना, ठीक है, ये सारी दिक्कतें इसमें दिखती हैं। अब आगे देखते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग में हम लिखेंगे कि हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, ठीक है। जो हमारे देश में चुनाव होता है वह बहुत स्वतंत्र और बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। तो ऐसे आयोग द्वारा चुनाव करवाया जाता है। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है, ठीक है। जो ये हमारे देश में जो चुनाव आयोग होता है, इसे क्या है, न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं रहता है, क्योंकि इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब आगे बताया गया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग के बारे में पॉइंट, ठीक है। तो आप निर्वाचन आयोग के कामकाज में इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। ठीक है, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। ठीक है, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। तो ये चीजें आप समझ रहे होंगे। चीजें देखिए, जब चुनाव होता है तो क्या होता है, चुनाव के समय जितने भी अधिकारी ड्यूटी पे तैनात होते हैं या जितने भी अधिकारी होते हैं ना, वो सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो उस समय निर्वाचन आयुक्त के अधीन होते हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके अधीन होते हैं, उसका कहना मानते हैं। ठीक है, सरकार का वहाँ पे कहना नहीं होता है, वहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कहना होता है। सारे अधिकारी उसके अधीन होते हैं, क्योंकि ये बहुत अपने जो भारत देश में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, इसे न्यायालय की जैसी स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, ये किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, किसी भी के प्रति जवाबदेही नहीं होता है। ये बहुत ताकतवर निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, ये चीजें आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, कि पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया। अब यह आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। ठीक है, ये आम बात हो गई है। ये सारी क्या है, कहानी है। ठीक है, आप इस कहानी को अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा टोटल इसमें कहानी दे रखा है। ठीक है, अगर आपको कहानी पढ़नी है तो कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसे चुनाव आयोग ने 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से अपराधी नेताओं पर रोक लगाने को कहा। ठीक है, बिहार के चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य। ठीक है, तो ये क्या है, ये आयुक्त ने सारी चीजें की हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब चुनाव में लोगों की भागीदारी। ठीक है,
ये कहानी है, आप इसमें नोट करने के लिए ऐसा इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? आप इसको बस पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसकी मतलब ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है, आपको मैंने सारा कुछ आपका मैंने कवर करा दिया, ठीक है? जितना भी ज़रूरी था, मैंने वो सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अब जैसे आप ये तो जान गए हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जो मुकाबले हैं, आप इनके बारे में तो जान गए थे कि हाँ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए, लेकिन उस दौरान कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनावी मुकाबला कराना होता है, उस समय कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, थोड़ा फास्ट रीडिंग कर लेते हैं कि इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर गलत तरीकों से जीत हो सकते हैं। तो ठीक है, ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है? तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चीज़ों जितनी भी चीज़ें आपको इसमें बताया गया है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है? आप इन सभी चीज़ों को एक बढ़िया से एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और इसको फिर बाद में क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है? आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होगी। 1 से 2 बार आप इस नोट्स को, इस पॉइंट को रीड कर लीजिएगा बस, ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की, ठीक है? और अगर आपको इस क्लास में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? कहीं पे आपको कोई कमी दिख रही है कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप कमेंट करिएगा, हम उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।